क्या आपने कभी अपने अंदर की उस ऊर्जा को महसूस किया है जो आपको कुछ असाधारण करने के लिए पुकारती है? वो फीलिंग जब आप जानते हैं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं पर रास्ता दिखता नहीं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हासिल करना चाहते हैं पर खुद को सिर्फ ऑर्डिनरी सीमाओं में बंधा हुआ पाते हैं? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, एक ऐसा सफर जो आपको ले जाएगा उस जगह जहां से इम्पॉसिबल की शुरुआत होती है। नमस्ते दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टीवन कॉटलर की एक ऐसी किताब की जिसने हाई परफॉर्मर्स, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, टॉप सीईओज और क्रिएटिव जीनियसेस की जिंदगी को बदल दिया। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, अ पीक परफॉर्मेंस। इस किताब में स्टीवन कॉटलर हमें यह नहीं बताते कि एक आम इंसान कैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनता है, बल्कि वो हमें उस साइंस, उस माइंडसेट और उस साइकोलॉजी से रूबरू कराते हैं जो किसी भी इंसान को लिमिटलेस पोटेंशियल तक पहुंचा सकती है। यह किताब कोई कल्पना नहीं है, ये एक रियल वर्ल्ड गाइड है कि कैसे आप अपने दिमाग और शरीर की कैपेबिलिटीज को अनलॉक कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास हर दिन एक रीजन हो, एक प्रोसेस हो जिससे आप खुद को पुश कर सकें, ग्रो कर सकें और वो बन सकें जो आप बनना चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? यही वो सवाल है जो ये किताब पूछती है और फिर जवाब भी देती है। हम सभी के अंदर एक चिंगारी होती है, कोई उसे टैलेंट कहता है, कोई पैशन, तो कोई उसे पोटेंशियल। लेकिन सच्चाई ये है कि उस चिंगारी को फ्लेम में बदलने के लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक सिस्टम चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए। और वही फॉर्मूला स्टीवन कॉटलर इस किताब में हमारे सामने रखते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे क्यूरियोसिटी से शुरू होकर पर्पस तक का सफर तय होता है, कैसे हमारी ग्रिट, परसिस्टेंस और फोकस हमें उस स्टेट तक ले जाती है जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। वो मैजिकल कंडीशन जहां टाइम रुक जाता है, डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं और आप पूरी तरह उस काम में डूब जाते हैं जिसे आप प्यार करते हैं। यह कहानी सिर्फ किसी ऑथर की नहीं है, यह कहानी आपकी है, मेरी है, हर उस इंसान की है जो अपने अंदर कुछ बड़ा करने की आग लिए जी रहा है। यह वीडियो उन सब के लिए है जो खुद को रीडिफाइन करना चाहते हैं, जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उस जोन में जाना चाहते हैं जहां ग्रोथ होती है, जहां ब्रेक थ्रू होता है। तो अगर आप तैयार हैं अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चैप्टर 1, पैशन का फॉर्मूला यानी द पैशन रेसिपी। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने जुनूनी क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग ठोकरें खाकर भी फिर से उठते हैं जबकि बाकी लोग एक बार हार कर बैठ जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, पैशन। लेकिन यह पैशन आता कहां से है? क्या यह जन्म से होता है या कोई इसे बना सकता है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पैशन एक जादू की तरह अचानक प्रकट होता है, जैसे किसी दिन सुबह उठते ही हमें पता चल जाए कि बस यही है मेरा पैशन। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग होती है। पैशन पैदा नहीं होता, वो धीरे धीरे कदम दर कदम तैयार होता है। सोचिए, बचपन में जब आपने पहली बार कोई चीज देखी थी जो आपको अजीब सी लगी, दिलचस्प लगी, जैसे आसमान के तारे, कोई पुरानी मशीन, कोई गाना, कोई कहानी या किसी इंसान की कोई बात। वही एक छोटी सी क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा। और अगर आपने उस जिज्ञासा को और एक्सप्लोर किया, उसके बारे में पढ़ा, देखा, सुना या बात की, तो वो धीरे धीरे इंटरेस्ट बन गई। फिर वो इंटरेस्ट अगर लगातार बनी रही तो वो एक पॉइंट पर जाकर पैशन में बदल सकती है। स्टीवन कॉटलर इसी सटल प्रोसेस की बात करते हैं, जहां पैशन कोई एक बड़े इवेंट की तरह नहीं आता, बल्कि एक छोटे बीज की तरह हमारे अंदर बोया जाता है। और अगर हम उसे नर्चर करें तो वो एक मजबूत पेड़ की तरह हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। अब सोचिए, जब कोई बच्चा हर दिन रात को आकर तारों को घूरता है और सोचता है कि क्या मैं कभी चांद पर जा पाऊंगा, तब वो क्यूरियोसिटी जन्म ले रही होती है। अगर वही बच्चा स्पेस के बारे में किताबें पढ़ने लगे, वीडियो देखने लगे या अपने कमरे में सौर मंडल की तस्वीरें टांग ले, तो वो इंटरेस्ट बन रहा है। और जब वो बड़ा होकर कहता है मैं एक दिन नासा में काम करूंगा, तो अब वो पैशन की आग में जल रहा होता है। स्टीवन कॉटलर बताते हैं कि पैशन कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक नेसेसिटी है, खासकर तब जब हम अपनी जिंदगी में असंभव जैसे लक्ष्य तय करते हैं, क्योंकि वो लक्ष्य जो दुनिया को बदल सकते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए एनर्जी सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आती, वो आती है पैशन से।
उस आग से जो अंदर से जलती रहती है। लेकिन क्या होगा अगर आपको आज भी ये नहीं पता कि आपका पैशन क्या है? घबराइए मत। जब आप बाहर नहीं अंदर है, खुद से सवाल पूछिए, क्या है वो चीज जो आपको बार बार खींचती है, जिससे आप थकते नहीं, जो करते हुए आपको समय का पता ही नहीं चलता? वही है आपकी दिशा। स्टीवन कॉटलर एक और खूबसूरत बात कहते हैं, अगर आप सिर्फ उस चीज के पीछे भागें जो आपको थोड़ी भी दिलचस्प लगे और उसे थोड़ा और जानने की कोशिश करें, तो यकीन मानिए कुछ समय बाद आप उस रास्ते पर होंगे जहां पैशन खुद आपका इंतजार कर रहा होगा। जिंदगी में बड़ी उड़ान भरने के लिए आपको बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं, आपको बस उस एक छोटी सी सोच को पकड़ने की जरूरत है जो आपके दिल को छू जाती है। वही छोटी सी सोच आपको एक दिन उस मुकाम तक ले जा सकती है जहां से बाकी दुनिया कहती है ये तो असंभव है, और आप मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, यही तो मेरा पैशन है। चैप्टर 2, उद्देश्य का फॉर्मूला यानी द पर्पस रेसिपी। क्या आपने कभी सुबह उठते ही ऐसा महसूस किया है कि कुछ अधूरा है, जैसे कि दिन तो शुरू हो गया है पर कोई दिशा नहीं है? हम सब कभी ना कभी इस खालीपन से गुजरते हैं। ये वही पल होते हैं जब हमें ये एहसास होता है कि जिंदगी में कुछ तो होना चाहिए, कुछ ऐसा जो हमें खींचे, जो हमारे अंदर आग जलाए। पर सवाल ये है, वो क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल, हम उसे ढूंढें कैसे? कई लोग मानते हैं कि उद्देश्य, पर्पस कोई अचानक मिलने वाली चीज है, जैसे कोई दिन आप उठेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि आपको जिंदगी में क्या करना है। लेकिन सच्चाई यह है कि उद्देश्य कोई जादू नहीं, एक प्रक्रिया है। ये एक ऐसा सफर है जो जिज्ञासा से शुरू होता है, जुनून में बदलता है और फिर बनता है आपका मकसद, वो कारण जिसकी वजह से आप हर दिन उठते हैं और लड़ते हैं। स्टीवन कॉटलर कहते हैं कि आपके अंदर का उद्देश्य आपकी सबसे गहरी भावनाओं और अनुभवों में छिपा होता है। सोचिए, जब आपने पहली बार किसी चीज को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस किया था, शायद वो किसी इंसान की मदद करना था, या किसी अन्याय को देखकर गुस्सा आया था, या फिर कोई ऐसी समस्या जो बार बार आपके दिमाग में घूमती रहती है। यही वो रॉ इमोशंस होते हैं जहां से आपका पर्पस जन्म लेता है। उदाहरण के तौर पर एक युवा लड़का जो बचपन में गरीबी में पला बढ़ा, उसने अपनी मां को दिन रात काम करते देखा, अपने पिता को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरसते देखा। आज वो डॉक्टर बना है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक अच्छी नौकरी है, बल्कि इसलिए कि उसका उद्देश्य है अपने जैसे हजारों लोगों को वो सुविधाएं देना जो उसे कभी नहीं मिली। उसकी सुबह अलार्म से नहीं, उद्देश्य से शुरू होती हैं। पर्पस हमें डायरेक्शन देता है और डायरेक्शन हमें शक्ति देता है। जब हम अपने मकसद से जुड़ते हैं तो थकावट में भी एक ताजगी मिलती है, मुश्किलों में भी एक मुस्कान होती है, और असंभव लगने वाले रास्तों में भी हम चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ कुछ करने के लिए नहीं बल्कि किसी कारण के लिए जी रहे होते हैं। लेकिन उद्देश्य का निर्माण ऐसे ही नहीं हो जाता। पहले हमें खुद से पूछना पड़ता है, What breaks my heart? What makes me angry? What would I die for? और फिर इन सवालों के जवाबों को अपने जुनून के साथ जोड़ना होता है। जैसे जैसे हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं, हम खुद के बहुत करीब पहुंचते हैं। हम अपने पास्ट के दुखों को, अपनी इच्छाओं को और अपने सपनों को जोड़कर एक ऐसा रास्ता बना लेते हैं जिस पर चलना मुश्किल तो होता है, लेकिन सबसे सच्चा होता है। पर्पस हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की ओर ले जाता है। वो हमें हमारी सीमाओं से बाहर धकेलता है, हमारे डर से लड़ने की ताकत देता है, और हमें वो इंसान बनाता है जो हम हमेशा बनना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात, जब हम पर्पस से जुड़ जाते हैं तो हमारी मौजूदगी भी दूसरों के लिए एक उम्मीद बन जाती है। तो अगली बार जब आप खुद से पूछें, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, तो खुद को याद दिलाइए कि आप सिर्फ एक मंजिल के लिए नहीं, एक मायने के लिए जी रहे हैं, और यही मायने ही वो जादू है जो असंभव को संभव बनाता है। चैप्टर 3, मोटिवेशन का ढांचा यानी द मोटिवेशन स्टैक। एक इंसान के अंदर सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो है उसकी मोटिवेशन। ये वो आग है जो किसी को रात भर जागकर अपने सपनों पर काम करने के लिए मजबूर कर देती है। ये वो जुनून है जो किसी आम इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। लेकिन मोटिवेशन सिर्फ एक फीलिंग नहीं होती, ये एक साइंस है, एक स्ट्रक्चर है, और इसे समझना बेहद जरूरी है अगर हम सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। जरा सोचिए, आपने कभी अपने अंदर जबरदस्त जोश महसूस किया है,
जब किसी नए आइडिया ने आपका दिल जीत लिया हो, या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठते ही इतने एक्साइटेड हों कि बिना किसी अलार्म के नींद खुल जाए। ऐसे पल जिंदगी में कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो हम लिमिटलेस महसूस करते हैं। अब सोचिए, अगर हम उस स्टेट को बार बार रोजाना जी सकें तो हमारी प्रोडक्टिविटी कहां से कहां पहुंच जाएगी। स्टीवन कॉटलर हमें यह समझाते हैं कि मोटिवेशन को रैंडम नहीं छोड़ा जा सकता। यह कोई लकी मोमेंट नहीं होता, यह एक स्टैक्ड सिस्टम है, लेयर्ड और स्ट्रक्चर्ड। जब हम इस सिस्टम को समझते हैं तो हम अपनी मानसिक ऊर्जा को कंट्रोल करना और चैनलाइज करना सीख जाते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। वो जो आपके अंदर से आती है, वो जो किसी तारीफ, इनाम या पैसे की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आप उस काम को करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को पुराने घड़ी के पुर्जे खोलने का शौक है। ना उसे कोई इनाम मिलेगा, ना कोई पहचान, लेकिन फिर भी वो घड़ी को खोलकर समझना चाहता है कि अंदर क्या है। यही होता है सच्चा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब यह इच्छा और बढ़ती है तो क्यूरियोसिटी पैशन में बदल जाती है, और फिर उस पैशन को जब हम किसी बड़े उद्देश्य, किसी बड़ी वाई से जोड़ते हैं तो वह पर्पस बन जाता है। और पर्पस वो शक्ति है जो आपको मुश्किल वक्त में भी चलने से रोकती नहीं, बल्कि और मजबूती से खड़ा कर देती है। इसके बाद आती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी बाहरी दुनिया की रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स, सक्सेस, पैसा, स्टेटस। कई लोग कहते हैं कि यह सुपरफिशियल है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों अलाइंड होते हैं तब इंसान को रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। आपने देखा होगा, जब कोई एक्टर अपने किरदार से प्यार करता है और उसे दुनिया से तारीफ भी मिलती है, तब वो बार बार अपने काम में एक्सीलेंस दिखाता है। अब आता है गोल्स का रोल। क्लियर, स्पेसिफिक, अचीवेबल गोल्स। जब आपके पास डेली गोल्स, वीकली टारगेट्स और लॉन्ग टर्म विजन्स होते हैं तो आपका दिमाग कंफ्यूज नहीं होता। वो जानता है उसे क्या करना है, क्यों करना है और कब तक करना है। यह क्लैरिटी मोटिवेशन को फ्यूल देती है। मोटिवेशन सिर्फ एक टेम्पररी बूस्ट नहीं है, यह एक आर्किटेक्चर है, एक ऐसा ढांचा जिसे हम खुद के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। हमें समझना होगा कि हमें क्या आकर्षित करता है, हमें क्या पर्पस महसूस होता है और हमें किन चीजों से सेटिस्फैक्शन मिलता है। एक छोटा सा किसान भी जब अपने खेत में बीज डालता है तो वो जानता है कि अभी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मेहनत, ध्यान और धैर्य से वो एक दिन सुनहरी फसल पाएगा। उसी तरह हमारी मेहनत, हमारा जुनून और हमारे विचार, ये सब जब एक लक्ष्य से जुड़ते हैं तब हम असंभव को भी मुमकिन बना सकते हैं। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें ये एहसास दिलाती है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कहीं से भी शुरू करे, अगर वो मोटिवेशन के इस ढांचे को समझ लेता है तो उसके लिए कोई भी गोल बहुत दूर नहीं। तो चलिए, अब जब आपको मोटिवेशन का असली चेहरा और उसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मेरी क्यूरियोसिटी, मेरा पैशन और मेरा पर्पस अलाइंड हैं? क्या मेरे गोल्स मुझे उस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं जहां मैं सच में जाना चाहता हूं? यही है असंभव को संभव बनाने की असली शुरुआत। चैप्टर 4, सीखने की प्रेरणा, यानी द ड्राइव टू लर्न। कभी आपने किसी बच्चे को चलते चलते गिरते हुए देखा है? बार बार गिरना, चोट लगना, लेकिन फिर भी वो बच्चा रुकता नहीं, रोता जरूर है, पर दोबारा उठकर चलने की कोशिश करता है। आखिर ऐसा क्या होता है उसके अंदर जो उसे रुकने नहीं देता? वो कोई किताब पढ़कर तो नहीं सीखता कि कैसे चलना है, ना ही कोई सेमिनार अटेंड करता है। वो बस सीखने की चाह में हर कोशिश करता है, फिर चाहे उसमें कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। यही जज्बा, यही ड्राइव टू लर्न इंसानी फितरत का सबसे खूबसूरत और जरूरी हिस्सा है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये प्राकृतिक जिज्ञासा कहीं खोने लगती है। समाज, स्कूल, नौकरी, ये सब हमें सिखाते हैं कि सीखना एक बोझ है, एक जिम्मेदारी है, न कि एक रोमांचक यात्रा। पर सच तो यह है कि जो लोग दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं वो इस सीखने की आग को कभी बुझने नहीं देते। स्टीवन कॉटलर यही बात समझाते हैं कि कैसे असंभव को संभव बनाने की पहली शर्त होती है खुद को लगातार सीखने की प्रक्रिया में झोंक देना। सोचिए, अगर आप रोज ये तय करें कि आपको सिर्फ 1% बेहतर बनना है, और वो भी किसी और से नहीं, बस खुद से, तो 1 साल में आप कितने बदल सकते हैं। हाई परफॉर्मर्स, चाहे वो एथलीट्स हों, साइंटिस्ट्स, आर्टिस्ट्स या एंटरप्रेन्योर्स, उनका एक कॉमन ट्रेट होता है, वो हर दिन खुद को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं।
नई स्किल सीखते हैं, अपनी लिमिटेशंस को पहचानते हैं और फिर उन्हें तोड़ते हैं। इस सफर में सबसे बड़ा हथियार होता है क्यूरियोसिटी, यानी वो छोटी सी आग जो हमारे अंदर जलती है जब हमें कोई चीज दिलचस्प लगती है। वो सवाल, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्यों ऐसा होता है? अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा? ये सवाल ही हमें सीखने के रास्ते पर डालते हैं। पर क्यूरियोसिटी तब तक कोई काम की नहीं जब तक हम उसमें डिसिप्लिन और डिलिबरेट एफर्ट ना जोड़ें। सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं, उन्हें समझना, महसूस करना और फिर उस ज्ञान को अप्लाई करना जरूरी होता है। यही तो असली लर्निंग होती है, जब आप किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझते नहीं बल्कि उसे जीते हैं। इसी जर्नी में आपको कई बार लगेगा कि आप थक गए हैं, रुक जाना चाहते हैं, लेकिन वहीं वो मोड़ आता है जहां असली ग्रोथ होती है, जब दिमाग कहता है बस और दिल कहता है थोड़ा और। यही वो गैप है जहां से ग्रेटनेस जन्म लेती है। लर्निंग कोई मंजिल नहीं, ये एक वे ऑफ लाइफ है। आप जितना सीखते हैं उतना अपने आप को, अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि सीखना कभी भी सिर्फ बाहरी नॉलेज नहीं देता, ये आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करता है। यह आपको वो इंसान बनाता है जो आप हमेशा बनना चाहते थे। तो सोचिए, क्या आप उस बच्चे जैसे बन सकते हैं जो हर बार गिरकर भी मुस्कुराता है? क्या आप फिर से वो जिज्ञासा जगा सकते हैं जो कभी आपके अंदर थी? अगर हां, तो इस सफर पर चलने के लिए सबसे पहले आपको खुद से एक वादा करना होगा कि आप रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और सीखने की इस आग को कभी बुझने नहीं देंगे। क्योंकि जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। चैप्टर 5, गहरी सीखने की प्रक्रिया यानी द डीप लर्निंग प्रोटोकॉल। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग कैसे इतनी तेजी से सीखते हैं? कैसे वो न सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते हैं बल्कि उसे गहराई से समझते भी हैं, इस हद तक कि वो उस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ना ही कोई सुपर पावर। ये एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम जिसे समझकर, अपनाकर और दोहराकर कोई भी व्यक्ति अपने सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। मान लीजिए एक बच्चा है जो पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। शुरू में वो डरता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, लेकिन हर बार जब वो गिरता है उसका दिमाग कुछ नया सीखता है। कैसे बैलेंस बनाना है, कहां पैर रखना है, कैसे हैंडल को मोड़ना है। ये सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं डीप लर्निंग। स्टीवन कॉटलर हमें उसी गहराई की सीखने की कला से रूबरू कराते हैं। वो तरीका जिससे हम न केवल नई चीजें सीख सकते हैं बल्कि उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड तक में बसा सकते हैं। सोचिए, अगर आपकी हर स्किल इतनी डीपली एम्बेडेड हो जाए कि वो आपके नेचर का हिस्सा बन जाए, तो आप क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। सीखना सिर्फ किताबें पढ़ने या फैक्ट्स याद करने का नाम नहीं है। रियल लर्निंग तब होती है जब हम किसी कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से समझते हैं कि उसे नए तरीके से अप्लाई कर सकें। जैसे एक शेफ सिर्फ रेसिपी याद नहीं करता, वो इंग्रेडिएंट्स को समझता है, उनके फ्लेवर्स को पहचानता है और फिर कुछ नया क्रिएट करता है। उसी तरह डीप लर्निंग भी हमें इंफॉर्मेशन को क्रिएटिविटी में बदलने की ताकत देती है। इस प्रोसेस का सबसे जरूरी पहलू है डिलिबरेट प्रैक्टिस। मतलब सिर्फ दोहराना नहीं बल्कि पूरे होश और समझ के साथ प्रैक्टिस करना। जैसे कोई संगीतकार हर सुर को बार बार इतनी शुद्धता से दोहराता है कि वो उसकी उंगलियों में उतर जाता है। कॉटलर हमें यह एहसास दिलाते हैं कि बिना संघर्ष के कोई स्किल मास्टरी तक नहीं पहुंचती, लेकिन जब हम उस संघर्ष को समझदारी और पर्पस के साथ अपनाते हैं तभी असली ग्रोथ होती है। अब कल्पना कीजिए कि आपने गिटार बजाना शुरू किया है। शुरुआती दिनों में उंगलियां दुखेंगी, कॉर्ड्स गलत लगेंगी, धुनें बिगड़ेंगी, लेकिन अगर आप हर प्रैक्टिस सेशन को एक उद्देश्य के साथ करें कि आज बस एक कॉर्ड को परफेक्ट करना है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग और हाथ दोनों एक लैंग्वेज में बात करने लगेंगे। यही है डीप लर्निंग, जहां माइंड और बॉडी दोनों एक लय में आ जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है फीडबैक। जब आप तुरंत जान जाते हैं कि आपने कहां गलती की, तभी आप उसे सुधार सकते हैं। सोचिए, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हों और हर बॉल के बाद कोई कोच आपको बता दे कि आपने बैट कैसे घुमाया, टाइमिंग कैसी थी, पैर कहां रखे, तो आपकी प्रोग्रेस कितनी तेज होगी। फीडबैक, चाहे वो खुद से मिले या दूसरों से, हमारी लर्निंग को कई गुना बढ़ा देता है। लर्निंग का असली जादू तब होता है जब आप उसे प्ले की तरह लेने लगते हैं। जब हर बार कुछ नया सीखना एक खेल बन जाए, जहां आप चैलेंज से डरते नहीं बल्कि उसे एंजॉय करते हैं।
स्टीवन कॉटलर यही माइंडसेट हमें सिखाते हैं कि लर्निंग कोई बोझ नहीं बल्कि एक एडवेंचर है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह प्रणाली किसी एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है। चाहे आप कोडिंग सीख रहे हों, कोई नया लैंग्वेज, कोई स्पोर्ट या फिर पब्लिक स्पीकिंग, अगर आप डीप लर्निंग के इस फ्रेमवर्क को अपनाते हैं तो आप तेजी से मास्टरी की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखिए, दुनिया उन्हीं लोगों की होती है जो न सिर्फ सपने देखते हैं बल्कि उन्हें पूरा करने की स्किल भी डेवलप करते हैं। और स्किल डेवलप करने का रास्ता डीप लर्निंग से होकर ही गुजरता है। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखने बैठें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं या सच में इसे अब्सॉर्ब कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ सुन रहा हूं या समझ भी रहा हूं? क्योंकि जिस दिन आपका जवाब मैं इसे जी रहा हूं बन जाएगा, उसी दिन आप असंभव की ओर एक कदम और बढ़ा लेंगे। चैप्टर 6, क्रिएटिविटी का ट्रिगर यानी द क्रिएटिविटी ट्रिगर। कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जब आप अपने कमरे में बैठकर किसी नई सोच, किसी अद्भुत आइडिया की तलाश में हों। बाहर सूरज की किरणें खिड़की से छनकर अंदर आ रही हों और आपके सामने कागज का एक खाली पन्ना पड़ा हो, लेकिन दिमाग में खामोशी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं सोच रहे, बल्कि बहुत कुछ है, बस वो सही विचार नहीं आ रहा। आपने शायद ये महसूस किया होगा, हम सब ने किया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो चिंगारी, वो क्रिएटिविटी जिसे हम अक्सर म्यूज या लक समझते हैं, वो असल में हमारे ही अंदर हमेशा से मौजूद है? स्टीवन कॉटलर हमें इसी गहरे सच के करीब ले जाते हैं। वो कहते हैं कि क्रिएटिविटी कोई रहस्यमयी ताकत नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की एक काबिलियत है। एक ऐसी ताकत जिसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं और शार्पन कर सकते हैं। हम सबके भीतर एक ऐसी जगह होती है जहां इमेजिनेशन, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक साथ मिलते हैं और वहीं से क्रिएटिविटी जन्म लेती है। मान लीजिए आप एक कलाकार हैं या एक स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रहे हैं या शायद किसी किताब को लिखने की सोच रहे हैं। लेकिन जब आप शुरुआत करने बैठते हैं तो लगता है जैसे अंदर कुछ मिसिंग है। वहां स्टीवन कॉटलर आपको यह समझाते हैं कि क्रिएटिव बनने के लिए आपको इंस्पिरेशन के पीछे भागने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको अपनी क्यूरियोसिटी को, अपने सवालों को और अपने जीवन के अनुभवों को ठीक से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। एक बार एक छोटी बच्ची थी जो बारिश के पानी को जार में भरकर उसमें तिनके डाल रही थी। जब उससे पूछा गया कि वो क्या कर रही है, उसने कहा, मैं अपने नए समुद्र की खोज कर रही हूं जहां सिर्फ मैं जा सकती हूं। उस मासूम जवाब में एक बात छिपी थी, क्रिएटिविटी की एसेंस। एक ऐसी सोच जो कन्वेंशनल नहीं है, जो डरती नहीं है कि लोग क्या कहेंगे और जो दुनिया को अपने नजरिए से देखने की हिम्मत करती है। स्टीवन कॉटलर बताते हैं कि जब हम नए आइडिया की तलाश करते हैं तब हमारा दिमाग डोपामिन नाम के केमिकल से भरा होता है। डोपामिन इज द की टू क्रिएटिविटी। वो हमें नई चीजों के बारे में एक्साइटेड करता है, एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता है और पुराने अनुभवों को नए ढंग से जोड़ने की ताकत देता है। तो जब भी आप किसी नए आइडिया की तलाश में हों तो खुद से ये मत पूछिए कि मुझे क्या सोचना चाहिए, बल्कि पूछिए मुझे क्या एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लोरेशन इज द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। हमारे समाज ने क्रिएटिविटी को अक्सर एक गिफ्टेड लोगों की क्वालिटी बना दिया है, लेकिन सच ये है कि हम सभी बॉर्न क्रिएटिव्स हैं। बचपन में जब हम मिट्टी के घर बनाते थे या फर्श पर चौक से रंग बिरंगे चित्र बनाते थे, तब किसी ने हमें सिखाया नहीं था, हम बस अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो कर रहे थे। स्टीवन कॉटलर का मानना है कि जब हम अपने दिमाग को मल्टीपल डोमेन से भरते हैं, जैसे म्यूजिक, साइंस, लिटरेचर, फिलॉसफी, तब हमारा माइंड उनमें अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस बनाना शुरू करता है। यही कनेक्शंस बाद में बड़े आइडियाज का रूप ले लेते हैं। सोचिए, अगर आइंस्टाइन ने सिर्फ फिजिक्स पढ़ा होता और वायलिन ना बजाया होता तो क्या रिलेटिविटी थ्योरी इतनी पोएटिक होती? अगर स्टीव जॉब्स ने कैलिग्राफी की क्लास न ली होती तो क्या एप्पल के फॉन्ट्स इतने आइकॉनिक होते? क्रिएटिविटी बाउंड्रीज के पार जाकर सोचने से पैदा होती है। और सबसे जरूरी बात, क्रिएटिव होने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं। गलती करना, असफल होना और फिर से उठना, यही प्रक्रिया हमें नेक्स्ट लेवल के आइडिया तक ले जाती है। जब आप ये मान लेते हैं कि मुझे क्रिएटिव होना नहीं आता, तो आप खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत को बंद कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं, मैं एक्सप्लोर करूंगा, मैं खेलूंगा, मैं प्रयोग करूंगा, तब आप अपने दिमाग को खुलने देते हैं और वहीं से ब्रेक थ्रू आइडियाज आते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो दिन रात कुछ नया सोचने, कुछ अलग करने की तलाश में रहते हैं, तो जान लीजिए,
क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है, यह आपके अंदर है, आपके सवालों में, आपकी तकलीफों में, आपकी हंसी में। बस आपको उसे जगाना है। इस कहानी को यहीं खत्म मत समझिए, यह तो बस शुरुआत है उस जर्नी की जो आपको इम्पॉसिबल से भी आगे ले जा सकती है। अब आप खुद से पूछिए, आज मैं क्या नया सोच सकता हूं, क्योंकि शायद आपका अगला आइडिया इस दुनिया को बदलने वाला हो। चैप्टर 7, विचारों की फैक्ट्री यानी द आइडिया फैक्ट्री। कभी आपने सोचा है कि वो लोग जो दुनिया को बदल देते हैं, जैसे इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स या फिर कोई महान लेखक या वैज्ञानिक, उनके पास ऐसा क्या है जो हमें नहीं मिला? क्या उनके पास कोई खास दिमाग है, कोई गुप्त तकनीक, या वो बस किस्मत के धनी हैं? शायद नहीं। फर्क वहां है जहां से उनके आइडिया आते हैं। फर्क है उनके सोचने के तरीके में, उनके अंदर की उस आइडिया फैक्ट्री में जहां से क्रांति की शुरुआत होती है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो खुले आसमान में उड़ते हुए पतंग को देखकर सपने बुनता है कि वो भी एक दिन उड़ने की मशीन बनाएगा। सालों बाद वही बच्चा राइट ब्रदर्स के रूप में इतिहास रच देता है। क्या वो केवल एक विचार नहीं था? लेकिन वो विचार आया कैसे? दिमाग में विचार यूं ही नहीं आते, ये अचानक नहीं टपकते। वो उस मिट्टी से उगते हैं जहां क्यूरियोसिटी, अनुभव, इमेजिनेशन और सीखने की भूख हर दिन बीज की तरह बोई जाती है। जब आप रोज कुछ नया सीखते हैं, खुद को सवालों में झोंकते हैं, दुनिया को नए नजरिए से देखते हैं, तब आपके अंदर एक आइडिया इंजन बनता है जो बिना रुके चलता है। लेकिन यह सब एक रात में नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है, एक कमिटमेंट है कि आप खुद को सिर्फ जानकारी से नहीं, विजडम से भरना चाहते हैं। यह कमिटमेंट है कि आप बोर्डम से ऊपर उठकर उस अनकंफर्टेबल जगह तक जाना चाहते हैं जहां महान आइडिया पैदा होते हैं। इंसानी दिमाग जब नए अनुभवों और जानकारी से जुड़ता है तो वो कनेक्शंस बनाता है। यही कनेक्शंस ही तो नए विचारों की नींव होते हैं। जैसे एक लेखक जब हजारों किताबें पढ़ता है, अनगिनत लोगों से मिलता है, जिंदगी को भीतर तक महसूस करता है, तभी उसके शब्दों में जादू आता है। उसी तरह जब आप अपने ज्ञान के टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं, तब आप खुद को एक आइडिया फैक्ट्री में बदल देते हैं। और जानिए क्या दिलचस्प है, सबसे बेहतरीन आइडिया तब आते हैं जब आप बिल्कुल शांत होते हैं, जैसे शावर में या किसी पहाड़ी जगह अकेले बैठे हुए, क्योंकि उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा पीछे हटता है और सबकॉन्शियस अपनी परतें खोलता है। वहीं छिपे होते हैं वो रेयर, माइंड ब्लोइंग आइडियाज जो आपकी जिंदगी ही नहीं, पूरी दुनिया बदल सकते हैं। अब सोचिए, क्या आप भी अपने अंदर ऐसी एक फैक्ट्री बना सकते हैं जहां से हर दिन एक नया आइडिया निकले? हाँ, बना सकते हैं, अगर आप अपने दिमाग को सही फ्यूल दें। क्यूरियोसिटी, लर्निंग, एक्सप्लोरेशन और थोड़ा सा मैडनेस। याद रखिए, दुनिया को किसी और कॉपी की जरूरत नहीं है। दुनिया को आपकी यूनिक सोच चाहिए, वो आइडिया जो किसी ने कभी नहीं सोचा, जो सिर्फ आप ला सकते हैं। और जब आप अपनी आइडिया फैक्ट्री को सक्रिय करना सीख जाते हैं, तो आप भी उन्हीं लोगों की कतार में खड़े हो सकते हैं जिनका नाम समय के साथ कभी मिटता नहीं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस दुनिया को देखने के लिए जो आपके अंदर छुपी हुई है? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताएं। चैप्टर 8, फ्लो की बुनियादी बातें यानी फ्लो बेसिक्स। मान लीजिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे करते हुए आपको समय का एहसास ही नहीं होता। आप पूरी तरह उस काम में डूबे हुए हैं। न जहन में कोई चिंता है, न दिल में कोई डर। हर चीज अपने आप हो रही है। आपकी सोच, आपका ध्यान, आपकी क्रिएटिविटी, सब एक सुर में बह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कायनात आपके इरादों के साथ कदम से कदम मिला रही है। अब सोचिए, अगर आप इस स्थिति को अपनी मर्जी से रोजाना अपने काम के लिए हासिल कर सकें, तो क्या आप सच में असंभव को भी संभव नहीं बना सकते? यही वो रहस्यमयी स्थिति है जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। और ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है, एक ऐसा अनुभव जिसमें इंसान अपने भीतर की सबसे ऊंची क्षमता तक पहुंच जाता है। फ्लो वो समय होता है जब कोई लेखक अपने शब्दों में इतना डूब जाता है कि उसे दिन रात की खबर नहीं रहती। वो खिलाड़ी जो मैदान पर दौड़ते हुए सब भूल जाता है, न भीड़ की आवाज सुनाई देती है, न हार का डर, बस एक लेजर शार्प फोकस और एब्सोल्यूट प्रेजेंस। स्टीवन कॉटलर इस रहस्यमयी स्थिति को समझते हैं क्योंकि उन्होंने खुद इसे अपने जीवन में बार बार अनुभव किया है, चाहे वो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हों या राइटिंग के इंटेंस घंटे। और उन्होंने देखा है कि यही फ्लो किसी भी इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। फ्लो की शुरुआत होती है चैलेंज से।
जब कोई काम इतना आसान होता है कि बोरियत होने लगे या इतना कठिन कि डर लगने लगे, तब फ्लो नहीं आता। फ्लो आता है उस स्वीट स्पॉट में जहां आपकी स्किल्स और आपके सामने खड़ी चुनौती लगभग बराबर होती है, जहां आपको खुद को थोड़ा और स्ट्रेच करना होता है, थोड़ा और आगे बढ़ना होता है। यही वह जगह होती है जहां दिमाग डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन और एनांडामाइड जैसे पावरफुल न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करता है। ये केमिकल कॉकटेल न केवल हमें अच्छा महसूस कराता है, बल्कि हमारी क्रिएटिविटी, मेमोरी, लर्निंग और प्रोडक्टिविटी को भी आसमान पर पहुंचा देता है। फ्लो कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है, एक ऐसा टूल जिसे हम रोज इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन कुछ घंटे भी फ्लो में काम कर सकें, तो क्या आप वो इंसान नहीं बन सकते जिसके लिए लोग कहते हैं इसने तो कमाल कर दिया। फ्लो सिर्फ परफॉर्मेंस का टूल नहीं है, ये एक अनुभव है जो जिंदगी को अर्थ देता है। वो पल जब हम खुद को भूल जाते हैं और कुछ बड़ा बन जाते हैं, किसी मिशन का हिस्सा, किसी उद्देश्य का विस्तार। हम में से हर एक इंसान के अंदर ये ताकत है, पर इसे जगाने के लिए सिर्फ मोटिवेशन या टैलेंट काफी नहीं होता। एक कमिटमेंट चाहिए, एक समझ, एक सिस्टम चाहिए जिससे हम फ्लो तक पहुंच सकें। यही वो रास्ता है जो हमें असंभव से संभव की ओर ले जाता है। तो अगली बार जब आप किसी काम में डूब जाएं और समय उड़ने लगे, तो रुकिए मत। जान लीजिए, आप उस दरवाजे पर हैं जहां से असाधारणता की शुरुआत होती है। चैप्टर 9, फ्लो को पाना यानी फ्लो हैक। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में बैठे हैं, सामने एक लैपटॉप है या कोई किताब या शायद एक पेंटिंग, और आप उस चीज में इस कदर खो गए हैं कि बाहर की आवाजें सुनाई नहीं देती, समय का कोई होश नहीं, भूख प्यास का एहसास तक नहीं होता। सिर्फ आप हैं और आपका काम। आप कुछ बना रहे हैं, कुछ सृजित कर रहे हैं, और वो भी इतनी सहजता से जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में हो। यही है फ्लो स्टेट, वो अद्भुत मानसिक स्थिति जहां इंसान अपने सबसे बेहतरीन रूप में काम करता है। और जब इंसान इस स्थिति में होता है तो वह एवरेज नहीं रहता, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। स्टीवन कॉटलर हमें इस अनुभव को सिर्फ समझने नहीं देते, वो हमें महसूस कराते हैं कि हम सबके अंदर एक ऐसा सिस्टम छिपा है जो इस फ्लो को एक्टिवेट कर सकता है। पर अफसोस, बहुत से लोग पूरी जिंदगी इस स्टेट को जाने बिना ही जी लेते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि फ्लो तक पहुंचने का रास्ता क्या है। सोचिए, एक कलाकार की जो पूरी रात जागकर अपने कैनवास पर ब्रश चला रहा है, उसे नींद नहीं आ रही क्योंकि उसकी आत्मा पेंटिंग में बह रही है। एक लेखक जो अपने किरदारों के साथ जी रहा है, उनके दुहक से रो रहा है और उनकी जीत पर मुस्कुरा रहा है। एक खिलाड़ी जो भीड़ की आवाजों से परे गेंद की हर हरकत को अपनी सांसों की तरह महसूस कर रहा है। फ्लो हमें इंसान के पोटेंशियल के सबसे करीब ले जाता है, और स्टीवन कॉटलर ये रहस्य खोलते हैं कि ये जादू केवल एक संयोग नहीं है, इसे रिपीट किया जा सकता है, इसे हैक किया जा सकता है। फ्लो के 4 स्टेजेस होते हैं: स्ट्रगल, रिलीज, फ्लो और रिकवरी। जब हम किसी मुश्किल टास्क से जूझते हैं, हमारा दिमाग फ्रस्ट्रेट होता है, पर वहीं से शुरुआत होती है। फिर जब हम थोड़ी देर उस टास्क से हटते हैं, थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं, वॉक पर जाते हैं या कोई हल्का काम करते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है और अचानक हम फ्लो में प्रवेश करते हैं। यहां से शुरू होता है जादू। डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, एनांडामाइड जैसे ब्रेन केमिकल्स हमें हाइपर फोकस, क्रिएटिविटी और डीप जॉय की स्थिति में ले जाते हैं। हम वो सब करने लगते हैं जो हमें पहले मुश्किल लगता था, और वो भी बिना किसी दबाव के। पर फ्लो में रहना कोई स्थायी अवस्था नहीं है, यह एक लहर की तरह आता है और चला जाता है। इसलिए स्टीवन कॉटलर रिकवरी की बात भी करते हैं। जब हम काम के इंटेंस सेशन के बाद खुद को शांत करते हैं, अच्छा खाना, नींद, आराम, तब हमारा दिमाग अगली लहर के लिए तैयार होता है। यह साइंस बैक्ड प्रोसेस हमें सिखाती है कि इंस्पिरेशन का इंतजार मत करो, उसे बुलाओ, उसे ट्रिगर करो। आपका माइंड एक फाइनली ट्यून्ड मशीन है। अगर आप उसे सही तरह से सेटअप करें तो आप हर दिन फ्लो में जा सकते हैं, उस जोन में जहां असंभव भी संभव लगने लगता है। फ्लो कोई रहस्य नहीं, कोई डिवाइन गिफ्ट नहीं, यह आपके अंदर है, बस उसे पहचानने, समझने और अभ्यास में लाने की जरूरत है। जब आप अगली बार किसी चीज में पूरी तरह खो जाएं, तो रुकिए मत, उसे महसूस कीजिए, उसे समझिए और उसे दोहराइए, क्योंकि यही वो दरवाजा है जो आपको आपके असली सेल्फ से मिलाएगा। और जब आप उस दरवाजे से गुजरेंगे तो दुनिया आपको नहीं बदलेगी, आप खुद दुनिया को बदल देंगे। चैप्टर 10,
उत्कृष्टता की आदत यानी द हैबिट ऑफ एक्सीलेंस। जब हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं तो शुरुआत में सब कुछ बेहद जोश से भरा होता है। हमारे अंदर एक नई ऊर्जा होती है, आंखों में चमक होती है और दिल में एक उम्मीद कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन वक्त जैसे जैसे बीतता है वो जोश धीमा पड़ने लगता है, वो चमक धुंधली होने लगती है और हम खुद से ही सवाल करने लगते हैं, क्या मैं वाकई कर पाऊंगा? ऐसे मोड़ों पर इंसान को लगता है कि शायद उनमें वो काबिलियत नहीं है जो बड़ी सफलता के लिए चाहिए होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता और असफलता के बीच जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो है हैबिट ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता की आदत। स्टीवन कॉटलर हमें एक ऐसी कहानी से जोड़ते हैं जहां हर इंसान खुद को देख सकता है। वो कहते हैं कि पीक परफॉर्मेंस कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये कोई ऐसा एक्सप्लोजन नहीं है जो अचानक एक दिन हो और आपकी जिंदगी बदल जाए। एक्सीलेंस कोई फिल्मी क्लाइमैक्स नहीं है, यह एक साधारण बार बार दोहराया गया प्रोसेस है जिसमें हम हर रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक एथलीट को ही ले लीजिए। जब वो गोल्ड मेडल जीतता है तो लोग उसकी उस एक जीत को देखते हैं, लेकिन उस जीत के पीछे हजारों दिन होते हैं जब उसने हर सुबह सूरज से पहले उठकर प्रैक्टिस की, थक कर भी हार नहीं मानी, चोटों से लड़ते हुए भी डिसिप्लिन बनाए रखा। वो जीत एक हैबिट का नतीजा होती है, एक्सीलेंस को रोज जीने की आदत। एक्सीलेंस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक डेली प्रैक्टिस है। यह उस इंसान की कहानी है जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस करता है, जो हर दिन खुद को अपने कल से बेहतर बनाना चाहता है, चाहे वह इंप्रूवमेंट 1% ही क्यों ना हो। स्टीवन कॉटलर इस विचार को न्यूरोसाइंस से जोड़ते हैं। हमारा ब्रेन रेपिटेशन और कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है। जब हम बार बार किसी कार्य को फोकस्ड एफर्ट के साथ करते हैं तो दिमाग उस स्किल को और पक्का करता है। यही रीजन है कि ग्रेट परफॉर्मर्स बोरिंग रूटीन्स को भी पूरी लगन से करते हैं। वो जानते हैं कि ग्रेटनेस का असली फाउंडेशन उन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स में छुपा होता है। इंसान को हमेशा मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, उसे डिसिप्लिन की जरूरत होती है। मोटिवेशन एक इमोशन है जो कभी आता है और कभी चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन यानी वो हैबिट जो आपको हर दिन एक्शन में डालती है, वही एक्सीलेंस की असली चाबी है। एक सच्ची कहानी है एक माउंटेन क्लाइंबर की, जिसने बिना किसी मॉडर्न टूल्स के सिर्फ अपने अभ्यास और हौसले से 7 बार एवरेस्ट चढ़ी। उससे जब पूछा गया कि यह कैसे मुमकिन हुआ तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं हर दिन वही करता हूं जो जरूरी है, चाहे मन हो या न हो। धीरे धीरे असंभव आसान लगने लगता है। यही है हैबिट ऑफ एक्सीलेंस। जब हम रिजल्ट्स के पीछे भागना छोड़कर प्रोसेस में विश्वास करना शुरू करते हैं, जब हम जानते हैं कि हमारा हर दिन, हर छोटा प्रयास हमें उस ऊंचाई की ओर ले जा रहा है जहां से हम अपने सपनों को हकीकत बनते देख सकते हैं। एक्सीलेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि परफेक्ट बनने की कोशिश करना है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में असंभव को संभव बनाना चाहते हैं तो शुरुआत किसी बड़ी योजना से मत कीजिए। शुरुआत कीजिए उस छोटे से फैसले से कि आज मैं खुद को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा, आज मैं एक्सीलेंस को चुनूंगा, और यही चुनाव एक दिन आपकी सबसे बड़ी जीत का आधार बनेगा। द हैबिट ऑफ एक्सीलेंस आपको सिर्फ सक्सेस नहीं देती, ये आपको उस इंसान में बदल देती है जो सफलता को संभाल सकता है। चैप्टर 11, वापसी की शुरुआत यानी द रिटर्न टू द बिगिनिंग। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब आपने पहली बार कुछ बड़ा करने की ठानी थी। वो पल याद है जब आपके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, आंखों में चमक थी और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, मैं कर सकता हूं कुछ अलग, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने नहीं किया। पर फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जिंदगी की सच्चाई, थकावट, काम का बोझ, लोगों की बातें, असफलताओं का डर, सब कुछ मिलकर उस सपने पर एक धूल की परत सी बिठा देते हैं। और फिर हम सोचते हैं शायद ये मुमकिन नहीं था। लेकिन यही तो असली गेम है, यही तो द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें सिखाता है कि शुरुआत तो सब करते हैं, पर जो लोग उस सपने की धूल को झाड़कर बार बार खड़े होते हैं, वही लोग असंभव को संभव बनाते हैं। जब इंसान अपने पूरे सफर के बाद वापस उस एक बिंदु पर लौटता है जहां से उसने शुरुआत की थी, तब उसकी नजरों में वो मासूम ख्वाब नहीं होता, बल्कि एक नजरिए की पुख्तगी होती है। पहले वो सपना सिर्फ एक ख्याल था, अब वो एक अनुभव है,
यही वापसी की शुरुआत है, द रिटर्न टू द बिगिनिंग। ये वो मोड़ है जहां हम उस मासूम जिज्ञासा से फिर मिलते हैं जिसने हमें पहली बार चलने के लिए मजबूर किया था। फर्क बस इतना है कि इस बार हम सिर्फ जिज्ञासु नहीं हैं, हम अनुभवी हैं। हम गिर चुके हैं, लड़े हैं, सीखे हैं, और अब हम दोबारा तैयार हैं, ज्यादा गहराई से, ज्यादा समझदारी से। जैसे एक सर्कल पूरा होता है, शुरुआत वहीं से होती है, पर इंसान वही नहीं रहता। वो एक नई क्लैरिटी, नए पर्सपेक्टिव और नई स्ट्रैटेजी के साथ फिर से निकलता है। स्टीवन कॉटलर हमें यही एहसास दिलाते हैं कि पीक परफॉर्मेंस कोई एक लिनियर रास्ता नहीं है, यह एक लूप है। एक ऐसा लूप जिसमें हम क्यूरियोसिटी से स्टार्ट करते हैं, पर्पस, लर्निंग, क्रिएटिविटी और फ्लो को मास्टर करते हैं। फिर उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां से हम देखते हैं कि अब अगला क्या, और फिर हम वापस लौटते हैं अपनी जड़ों की ओर। पर इस बार हम पहले से कहीं ज्यादा गहरे और मजबूत होते हैं। सोचिए, कोई कलाकार जो सालों मेहनत के बाद एक मास्टरपीस बनाता है, फिर वो उसी स्केचबुक को उठाता है जिससे उसकी शुरुआत हुई थी। वही कागज, वही पेंसिल, पर अब उसकी नजर में परिपक्वता है। वो जो पहली लाइन थी, अब उसे एक नई मीनिंग मिलती है। हम सबके जीवन में एक बार ऐसा मोड़ आता है जब हम रुककर पीछे देखते हैं और सोचते हैं, क्या मैं वही इंसान हूं जो ये सपना लेकर चला था? और जवाब आता है, नहीं, तुम अब बेहतर हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक मजबूत सिस्टम है। सिर्फ ड्रीम्स नहीं, डिसिप्लिन है। सिर्फ होप्स नहीं, हैबिट्स हैं। अब तुम फिर से शुरू कर सकते हो, लेकिन इस बार विद द पावर ऑफ एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, ये कहानी फिर वहीं लौटती है जहां से शुरू हुई थी, एक छोटे से ख्वाब से। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो ख्वाब तुम्हें डराता नहीं, बल्कि तुम्हें बुलाता है, कहता है, चलो फिर से कोशिश करें, इस बार और बेहतर तरीके से। यही है वापसी की शुरुआत, एक नया चक्र, एक नया सफर, पर इस बार जीतने के पूरे इरादे के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और मोटिवेशन से भरी किताब के साथ।